हेलो बच्चों। तो आज हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन या मानव जनन में एक नया लेक्चर देखने जा रहे हैं। इससे पहले प्रीवियस क्लास में हम लोग पढ़े थे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डिटेल जाने थे और उनके फंक्शन के बारे में भी हम पढ़े थे। ठीक है, आज के टॉपिक में हम लोग बेसिकली गेमेटोजेनेसिस के बारे में पढ़ेंगे, मतलब युग्मक कैसे बनती है, मेल के अंदर में स्पर्म कैसे प्रोड्यूस होते हैं एंड फीमेल के अंदर में ओवम कैसे प्रोड्यूस होती है, इनके बारे में आज जानने वाले हैं। ठीक है, तो देखते हैं कि आज के क्लास का शुरू करते हैं यहाँ से। गेमेटोजेनेसिस हमारा आज टॉपिक है। गेमेटोजेनेसिस का मीनिंग जान लेते हैं हम लोग पहले, है ना। तो गेमेटोजेनेसिस का मीनिंग क्या होती है तो देखते हैं इधर। गेमेटोजेनेसिस ये जो है इसका मतलब है युग्मक जनन। अब युग्मक क्या है तो युग्मक मतलब क्या होती है, ये मेल एंड फीमेल में दोनों अलग अलग होते हैं। मतलब मेल के अंदर में ये युग्मक क्या कहलाती है, स्पर्म कहलाती है, स्पर्म। जबकि फीमेल के अंदर में ये क्या कहलाती है, ओवम कहलाती है। ठीक है, तो मेल के अंदर में स्पर्म कहलाएंगे युग्मक और फीमेल में क्या कहलाएंगे, ओवम कहलाएंगे, या हम लोग इसको सेकेंडरी oocyte भी बोलते हैं, मतलब द्वितीयक oocyte भी बोलते हैं। ठीक है, मेल में जो स्पर्म रहती है ये प्रोड्यूस होगी और ये युग्मक है, चूंकि तो युग्मक है तो इसका पोलैरिटी कैसा रहेगा, एन कंडीशन में रहेंगे, और ओवम का भी पोलैरिटी कैसे रहेंगे, एन कंडीशन में रहेंगे। तो ये जो बनती है युग्मक जनन कब होता है, तो मेल एंड फीमेल के अंदर में डिफरेंसेस है। मेल के अंदर में गेमेटोजेनेसिस या बोल सकते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, चूंकि स्पर्म बनती है यहाँ पर तो इसको बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। तो स्पर्मेटोजेनेसिस जो होती है ये होती है ना, स्टार्ट कब होती है तो ये स्टार्ट होती है प्यूबर्टी के टाइम में। प्यूबर्टी का मतलब है जिस टाइम ये यौनारंभ होते हैं, है ना, तो यौनारंभ के समय ये क्या होती है, स्टार्ट होती है। तो ये कब होती है तो 12 से लेकर 13 साल के एज में स्टार्ट होती है। जबकि ये जो होती है फीमेल के अंदर में ओवम जो बनती है उसको हम लोग बोलते हैं oogenesis। तो oogenesis जो होती है वो स्टार्ट होती है कब, तो ये स्टार्ट होती है IUL के दौरान, मतलब इंट्रा यूटेराइन लाइफ जब रहती है, मतलब कोई फीमेल जो है वो गर्भ के अंदर में डेवलप होते रहती है, उस टाइम में ही फीमेल के अंदर oogenesis होना स्टार्ट हो गई रहती है। और ये कैसे होती है उन सब के बारे में हम लोग भी जानेंगे। तो अभी यहाँ पर ये समझना है कि मेल के अंदर में जो युग्मक बनती है वो प्यूबर्टी में शुरू होती है, जबकि फीमेल के अंदर जो युग्मक बनती है वो कब से शुरू हो गई रहती है, IUL के दौरान से ही शुरू हो गई रहती है। मतलब IUL का मतलब है इंट्रा यूटेराइन लाइफ के दौरान। ठीक है, तो इसको हम लोग आज पढ़ने वाले हैं गेमेटोजेनेसिस में युग्मक निर्माण। ठीक है, इसके आगे देखते हैं। गेमेटोजेनेसिस हमारा टॉपिक है, बहुत सारे डायग्रामेटिकली यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है। डायग्राम देखने से हमें ये समझ आती है कि कहाँ कहाँ पर कैसे चीजें बनती जाती है, उन सबको देखना है। तो देखो गेमेटोजेनेसिस के अंतर्गत यह गोनेट्स में युग्मकों का निर्माण है। गोनेट्स का मतलब वो ऑर्गन जिसके अंदर में युग्मक प्रोड्यूस होते हैं उसको हम लोग गोनेट्स बोलते हैं। मेल में क्या होती है, मेल के अंदर में हम जानते हैं टेस्टिस के अंदर में इसका निर्माण होता है, जबकि फीमेल में क्या होती है, तो फीमेल में जो होता है वो ओवरी के अंदर में निर्माण होता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं गोनेट्स में मेल के बारे में बात करते हैं तो मेल में होती है क्या, टेस्टिस के बारे में जानते हैं, टेस्टिस। और फीमेल में क्या होती है, फीमेल में ओवरी के अंदर में क्या होंगे, ये दोनों गोनेट्स हैं, इनके अंदर में ही युग्मकों का निर्माण होता है। ठीक है, तो हम जानते हैं टेस्टिस के अंदर में युग्मक जो बनती है वो क्या है, स्पर्म है, जबकि फीमेल के अंदर में ओवरी के अंदर में बनती है ओवम, वो क्या है ना, ये ऐसा रहती है। ठीक है, तो इसको जानना है गेमेटोजेनेसिस क्या होती है। तो इसमें युग्मकों का निर्माण है। गेमेटोजेनेसिस के प्रकार के बारे में भी जानते हैं हम लोग। गेमेटोजेनेसिस दो प्रकार के होते हैं, एक स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब शुक्राणुओं का निर्माण, जबकि एक होता है oogenesis। तो oogenesis में होता है, oogenesis इसमें होता है अंडाणु का निर्माण, या बोल सकते हैं ओवम का निर्माण होती है। ठीक है, तो दो प्रकार के यहाँ पर क्या होते हैं, गेमेट प्रोडक्शन करना है। ठीक है, यहाँ पर कुछ डायग्राम भी दिए गए हैं, इन सब के बारे में हम लोग डिटेल जानेंगे। ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर का डायग्राम है, ये ओवरी के अंदर का डायग्राम है। ठीक है, इन सब के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, देखते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस या हिंदी में बात करें तो शुक्राणु जनन बोलते हैं। यह वृषण की शुक्राणु नलिकाओं में, मतलब सेमनीफेरस जो ट्यूब्यूल्स होती है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, इसके अंदर में स्पर्म बनने या शुक्राणुओं, या बोल सकते हैं इसी को स्पर्म या स्पर्मेटोजोआ भी बोलते हैं, स्पर्म या बोल सकते हैं क्या, स्पर्मेटोजोआ, ये दोनों स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म के निर्माण की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है, स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाती है। ठीक है,
स्टेजेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस की बात करें तो देखो पहला ये है शुक्राणु कोशिकाओं का निर्माण पहले होगा और उसके बाद में इसी से शुक्राणु जनन की प्रक्रिया होगी। तो शुक्राणु कोशिकाओं का निर्माण कैसे, तो स्पर्मेटोगोनिया शुक्राणु की मात्र कोशिकाएं होती है जो स्पर्मेटिड का उत्पादन करती है और स्पर्मेटिड से फिर स्पर्म में बदल जाते हैं। इसके पूरे प्रोसेस को हम जानेंगे, ठीक है। दूसरा शुक्राणु जनन, तो शुक्राणु जनन का मतलब होता है स्पर्मेटिड शुक्राणुओं में परिवर्तित हो जाते हैं, मतलब पहले एक सेल बनती है, सेल फिर वो प्रॉपर शेप ले लेती है किसका, स्पर्म का, तो उसको हम लोग बोलेंगे स्पर्मेटिड से शुक्राणु का बनना या स्पर्मेटोजोआ का बनना शुक्राणु जनन कहलाती है। तो इन दोनों बात में डिफरेंस है, इन दोनों को हम देखेंगे क्या क्या चीजें होती है, ठीक है। इधर से देखें, अब पहले बात तो स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस होती कहाँ पर है वो जानना है। तो प्रोसेस की बात करते हैं हम लोग, तो स्पर्मेटोजेनेसिस होती है टेस्टिस में, टेस्टिस के अंदर सेमिनिफेरस टिब्यूल्स में, सेमिनिफेरस टिब्यूल्स, सेमिनिफेरस टिब्यूल्स के अंदर में स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस होना है और वो किसके अंदर में रहते हैं, टेस्टिस के अंदर में। तो सेमिनिफेरस टिब्यूल्स के अंदर में रहते हैं स्पर्मेटोगोनिया सेल। कौन से सेल, स्पर्मेटोगोनिया सेल, या बोल सकते हैं जो स्पर्म बनाने के लिए स्पर्म मात्र कोशिकाएं जो होती है यही है स्पर्मेटोगोनिया सेल। और इसकी पोलैरिटी की बात करें तो ये 2n कंडीशन में होती है, ठीक है। कौन से कंडीशन में, 2n। तो जब ये जो रहती है स्पर्मेटोगोनिया सेल, ये क्या करती है, डेवलप करके, मतलब एक्चुअल में ये जो रहती है माइटोसिस प्रोसेस से क्या बनाती है, तो ये बनाती है पहले प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट नाम का बहुत सारे सेल बनते हैं, यहाँ पर देखो जैसे देख सकते हैं ये क्या है, स्पर्मेटोगोनिया सेल है और इससे वो क्या बनाया, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना रहे हैं। और देखो यहाँ पर एक सेल से 2 सेल बने, 2 सेल से 4 सेल बन रहे हैं। अब यही जो 4 सेल बने हैं यहाँ पर, माइटोसिस जब भी होती है तो एक सेल से 2 सेल का निर्माण होता है और जब 2 सेल रहती है तो 2 सेल से ही 4 सेल का निर्माण होता है। क्यों, क्योंकि माइटोसिस हम जानते हैं 2 की पावर n से चलती है, तो 2 की पावर 1 करेंगे तो 2 सेल बनेंगे, 2 की पावर 2 करेंगे कितने सेल बनेंगे, 4 सेल। तो मान लो 4 यहाँ पर स्पर्मेटोगोनिया सेल है, ठीक है। तो ये स्पर्मेटोगोनिया सेल जो रहती है इसी से किसका निर्माण होता है, इससे निर्माण होता है प्राइमरी oocyte का। तो इसको हम बोलेंगे क्या, स्पर्मेटोगोनिया सेल। तो स्पर्मेटोगोनिया सेल 2n कंडीशन में रहते हैं, इससे ही बनती है क्या, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। तो ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनते हैं। अब इस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में क्या होने वाला है, मियोसिस। तो मियोसिस जब भी होती है तो इससे क्या हो जाता है, जो पोलैरिटी रहती है वो क्या हो जाती है, हाफ हो जाती है, मतलब क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जाता है। बोला जाए तो मियोसिस को हम लोग रिडक्शनल डिवीजन बोलते हैं, रिडक्शनल डिवीजन, मतलब अर्धसूत्री विभाजन होगा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर में। तो फिर इससे क्या बनती है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनती है। जैसे मान लो ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट सेल है और इसी से बनी है क्या, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट सेल, ठीक है। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट सेल बन रहे हैं। अब यही सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जो सेल होती है इसमें फिर से क्या होगा, मियोसिस सेकेंड होगा। तो मियोसिस सेकेंड होगा तो इससे क्या बनती है, स्पर्मेटिड। तो ये जो सेल बने हैं जो ग्रीन कलर में दिखाई दे रहे हैं वो क्या है, स्पर्मेटिड है, ठीक है, मतलब एन कंडीशन में है। अब स्पर्मेटिड जो होती है एक सेल है, सेल के बाद में ये जो स्पर्म का जो है प्रॉपर शेपिंग, मतलब शेप वगैरह आते हैं, मतलब इसमें हेड, नेक वगैरह, मिडिल पीस और टेल वगैरह पार्ट होती है। तो ये बनने वाली जो प्रोसेस है उसको हम लोग बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, स्पर्मियो, ये वर्ड यूज किया गया स्पर्मियोजेनेसिस। तो यहाँ पर अंतर क्या चीज है कि स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म बनाने की जो प्रोसेस है वो क्या कहलाती है, स्पर्मियोजेनेसिस। जबकि स्पर्मेटोगोनिया से पूरे यहाँ तक के बनने के प्रोसेस को, स्पर्मेटिड तक के बनने के प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं। तो यहाँ पर मैं क्लियरली लिख देता हूँ क्या, कि स्पर्मेटोगोनिया सेल से स्पर्मेटिड बनने की जो प्रोसेस है वो कहलाती है क्या, स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाती है। जबकि इस स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ या बोल सकते हैं स्पर्म, तो इसके निर्माण की जो प्रोसेस है
वो कहलाती है क्या, तो वो कहलाती है स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस कहलाती है ये, मतलब स्पर्म निर्माण की ये प्रक्रिया है, यह है ना। तो ये दोनों बात में डिफरेंस है। क्वेश्चन क्या पूछा है उसके हिसाब से हमें आंसर देना है कि स्पर्मेटोजेनेसिस पूछा है कि स्पर्मियोजेनेसिस पूछा है। एक वर्ड में अंतर की वजह से यहाँ पर क्वेश्चन गलत हो सकते हैं, तो याद रखना है कि ये सेमिनिफेरा ट्यूब्यूल्स के अंदर में स्पर्मेटोगोनिया सेल होती है, माइटोसिस द्वारा लगातार डिवीजन होते रहता है उसमें, और बहुत सारे सेल बनाते हैं। सेल बनाने के बाद वही सेल प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट सेल में कन्वर्ट हो जाती है, और उसी में मियोसिस होता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में। तो ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि मियोसिस किस में होता है, कौन सी सेल में, तो याद रखना प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट सेल में क्या होती है, मियोसिस होती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे सेल का नाम दिए रहेंगे, एक ही टाइप के दिखेंगे, तो पूछेंगे कि मियोसिस किस में होती है, तो एक्चुअल में मियोसिस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में ही होती है। ठीक है, अब इनकी वजह से हमारे यहाँ पर पूछने के चांस और भी बढ़ जाते हैं प्लॉइडी को। तो यहाँ पर एक चीज याद रखना कि जो 2n या बोला जाए कि डिप्लॉयड कंडीशन में जो होती है, डिप्लॉयड में, तो डिप्लॉयड में कौन कौन से सेल होते हैं, तो याद रखना यहाँ पर, तो पहला है स्पर्मेटोगोनिया सेल, ये होती है, और दूसरा होगा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। इसकी पोलैरिटी की बात करते हैं तो इन लोग क्या होते हैं, 2n कंडीशन में रहेंगे, जबकि n कंडीशन की बात करें तो n कंडीशन मतलब हैप्लॉइड कंडीशन में हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम वाले लोग सेल कौन कौन है करके क्वेश्चन पूछेंगे, तो कौन कौन होती है, तो पहला है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटोसाइट, दूसरा स्पर्मेटिड, स्पर्मेटिड, और तीसरा स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म भी बोलते हैं, स्पर्म या स्पर्मेटोजोआ भी बोलते हैं इसी को। तो याद रखना प्लॉइडी के बेस में क्वेश्चन आ सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हैप्लॉइड कंडीशन, ऐसा अगर क्वेश्चन देंगे तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट एंड स्पर्मेटोगोनिया सेल डिप्लॉयड होती है, जबकि सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स स्पर्मेटिड एंड स्पर्म क्या होते हैं, इन लोग हैप्लॉइड कंडीशन में होते हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से पूरा बात समझ आया होगा और पूरे बनने की प्रोसेस भी समझ आया होगा। यहाँ पर से इंपॉर्टेंट दो क्वेश्चन निकलते हैं क्या, कि यहाँ पर हैप्लॉइड के कंडीशन से क्वेश्चन पूछेंगे, दूसरा क्वेश्चन पूछेंगे ये जो मियोसिस होती है किसमें पूछेंगे, है ना, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में होती है कि इसमें कि इसमें, तो याद रखना कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस होती है ना। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्मेटिड तक के निर्माण की प्रक्रिया, स्पर्मेटिड तक के निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है, स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाती है, जबकि स्पर्मेटिड से स्पर्मेटो जो है स्पर्म बनने की प्रक्रिया स्पर्मियोजेनेसिस कहलाती है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से पूरा बात क्लियर हुआ होगा। सेमिनिफेरा ट्यूब्यूल्स का यहाँ पर क्रॉस सेक्शन दिखाए गए हैं। ठीक है, तो ये कंडीशन होती है। अब देखो ये जो रहती है, ये स्पर्मेटोजेनेसिस जो प्रोसेस है ये क्या कब से स्टार्ट होती है, तो इसको मैं पहले भी बताया अभी जस्ट कि यह प्यूबर्टी के टाइम में स्टार्ट होती है, प्यूबर्टी के समय, और जीवन पर्यंत स्पर्मेटोजेनेसिस होते रहता है, मतलब एक ओल्ड पर्सन के अंदर में भी स्पर्मेटोजेनेसिस हमेशा होते रहता है। तो प्यूबर्टी के समय स्टार्ट होती है, मतलब 12 से 13 साल के एज में मेल के अंदर में ये स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट होती है। तो ये पूरा बात क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से, है ना। इसके आगे और देखते हैं, सेमिनिफेरा ट्यूब्यूल्स का एक है ना हिस्सा यहाँ पर काट के दिखाया है यहाँ पर एलएस। तो इसमें बहुत सारे सेल्स के बारे में भी दिखाए हैं, जैसे स्पर्मेटोगोनियम सेल्स है यहाँ पर, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, तो अलग अलग सेल है यहाँ पर। तो सेल के देखो अलग अलग स्ट्रक्चर के बारे में जानते हैं। ये स्पर्मेटोगोनिया सेल है पहला, दूसरा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, तीसरा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, और ये अर्ली स्पर्मेटिड है, और इसी के सब साइटोप्लाज्म वगैरह ब्रिज को बताए हैं। जब ये बन जाती है ना, ये कोशिका जब बन जाती है, स्पर्मेटिड जो बन जाती है, स्पर्मेटिड से स्पर्म जब बन जाते हैं, स्पर्म या स्पर्मेटोजोआ, फिर यही स्पर्मेटोजोआ जो रहती है ना किसमें चली जाती है, सर्टोली सेल, सर्टोली सेल में इम्बेंडेड हो जाती है, में इम्बेंडेड। क्यों सर्टोली सेल में इम्बेंडेड होती है, क्योंकि यहीं से क्या मिलता है, इसको न्यूट्रिशन मिलता है, मतलब न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया जाता है, कहाँ से, यहीं से सर्टोली सेल्स में। तो ये बनती है, तो ये सब पूरे पार्ट को दिखाया गया है, कौन सी सेल कहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं, लेबलिंग देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये पूरे बात को जो बताया मैं उसी को बात को बताया यहाँ पर। एक प्राथमिक शुक्राणु कोशिका मतलब स्पर्मेटोसाइट सेल जो होती है 2 सेकेंड मतलब 2 सेकेंड शुक्राणु साइड मतलब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनाती है।
1 सेकेंड स्पर्मेटोसाइट जो होती है उसमें एन कंडीशन हो जाता है। इसी प्रकार एक प्राथमिक शुक्राणु कोशिका से 4 शुक्राणु का निर्माण होता है। मतलब बोल सकते हैं हम लोग कि एक प्राइमरी oocyte स्पर्मेटोसाइट मतलब ये 2n कंडीशन है। यहाँ से एक से है ना पहले 2 बनते हैं और 2 से फिर से क्या बनती है, 2 बनती है। तो 1 से कितने बनेंगे, तो 2 बनती है। तो 1 से 2 बनेंगे और 2 से कितने बनती है, 4 बनती है। तो यहाँ पर हम देखें है ना, इसके पहले वाले की बात करें, यहाँ पर से देखें तो यहाँ पर देखो 4 बन रही है, लेकिन इन चारों में से कौन क्या क्या रहता है उसको भी जानेंगे। तो जो स्पर्मेटिड है, स्पर्मेटिड से जो स्पर्म फॉर्मेशन की जो प्रोसेस है, स्पर्मेटिड है, स्पर्मेटिड से जो स्पर्म बने हैं उसमें से ये दोनों जो है मतलब 50% स्पर्म जो है ना एंड्रोस्पर्म होती है। एंडोस्पर्म मतलब इसके अंदर में वाई क्रोमोसोम होते हैं, जबकि ये जो है इसको हम बोलते हैं क्या, इसको गायनेकोस्पर्म बोलते हैं। क्यों, क्योंकि इसके अंदर में एक्स क्रोमोसोम रहती है। मतलब 50% जो है मेल के अंदर में जो बनने वाली स्पर्म है वो एंडोस्पर्म होते हैं, जबकि 50% गायनेकोस्पर्म होते हैं। ठीक है, तो दोनों का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन रहता है, इक्वल ही बनते हैं दोनों। ठीक है, इसका आगे और देखें तो ये भी जान गए हम लोग प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से कितने क्या बनती है, उन सबको भी देख चुके हैं हम लोग। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से क्या क्या बने, ठीक है। तो ये बात याद रखना है कि एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस होके 4 स्पर्म बनाते हैं। ठीक है, या स्पर्मेटोजोआ बना सकते हैं। ठीक है, इसके आगे और देखें। अगला है, अब देखो है ना, अभी जस्ट बताया मैं कि स्पर्म प्रोडक्शन सेमनीफेरस टिब्यूल्स के अंदर में स्पर्म प्रोड्यूस होती है, प्रोड्यूस, और प्रोड्यूस होने के बाद में क्या होती है, वो सर्टोली सेल से में क्या रहती है, इम्बेंडेड मतलब सर्टोली सेल रहती है वहीं पर, उसी में जाके क्या होता है, इम्बेंडेड। क्यों, क्योंकि वहीं से क्या मिलते रहता है उसको, न्यूट्रिशन मिलता है, मतलब न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया जाता है, मिलना होता है, इसीलिए वो क्या हो जाती है, सर्टोली सेल में इम्बेंडेड हो जाती है। और हम लोग पहले भी देखे थे क्या कि सर्टोली सेल जो होती है, नर्स सेल या सबटेंटाकुलर सेल जो होती है, नरिशमेंट देने का काम करती है किसको, स्पर्म को। अब वो सर्टोली सेल से निकलेगा जब स्पर्म, तो उसको बोलते हैं स्पर्मिएशन। स्पर्मिएशन का मतलब होगा स्पर्म वहां से निकलेंगे और एपिडिडाइमिस वाले रीजन में जाके रुके हुए रहते हैं, जब तक इजैकुलेशन ऑफ स्पर्म ना हो जाए तब तक के रुके हुए रहते हैं। ठीक है, तो शुक्राणु जनन के बाद शुक्राणु सिर को पोषण प्राप्त करने के लिए सर्टोली कोशिकाओं में एम्बेडेड किया जाता है, फिर उन्हें सेमनीफेरस नलिकाओं के ल्यूमन में छोड़ दिया जाता है, इसे शुक्राणु कहा जाता है। मतलब देखो क्या होता है, वहां पर नरिशमेंट लेंगे, नरिशमेंट लेने के बाद में तुरंत ही वहां से निकल जाएंगे, एपिडिडाइमिस रीजन में जाके इकट्ठा रहते हैं। ठीक है, उसको उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं, जैसे यहाँ पर धसा रहता है कि इसमें सर्टोली सेल में इम्बेडेड रहता है, वहां से निकलने की प्रोसेस को हम लोग स्पर्मिएशन बोलते हैं। तो ये बात भी याद रखना, इनसे पूछे जाने के चांस है क्वेश्चन, है ना, क्योंकि ऐसे एक ही टाइप के वर्ड आते हैं, स्पर्मिएशन, गेस्टेशन, है ना, इजैकुलेशन, एक ही टाइप के वर्ड आते हैं, तो वहां पर दिक्कत होता है। तो एक बात याद रखना है, स्पर्मिएशन का मतलब है कि स्पर्म का रिलीज होना, कहाँ से रिलीज होना, सर्टोली सेल से रिलीज होना और जाके एपिडर्मिस रीजन में है ना इकट्ठा रहते हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से समझ आया होगा। इसके आगे और देखें। अगला है स्पर्मेटोजेनेसिस की पूरे प्रोसेस में हार्मोन्स वगैरह कैसे काम करते हैं, उनको भी जानते हैं हम लोग। तो देखो स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस जो होती है, अभी बताया मैं कि अब कब स्टार्ट होती है, तो यह स्टार्ट होती है प्यूबर्टी के टाइम में। प्यूबर्टी का मतलब 12 से 13 साल के एज में, मतलब जब यौनारंभ स्टार्ट होती है तो उस टाइम में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर आते हैं, तो उसी समय में स्पर्मेटोजेनेसिस होना स्टार्ट होती है। तो हार्मोन्स की क्या भूमिका है स्पर्मेटोजेनेसिस में, वो भी जानना है हमें। तो हाइपोथैलेमस देखो क्या होती है, ये ब्रेन में रहने वाला स्ट्रक्चर है, मतलब ये फोर ब्रेन का पार्ट होता है, मतलब अग्र मस्तिष्क का हाइपोथैलेमस। यहां से एक हार्मोन रिलीज होती है GnRH। ठीक है, तो GnRH का मतलब होता है गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन होती है यहां से रिलीज GnRH, मतलब गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। यह जाएगा कहां पर, पीयूष ग्रंथि पर काम करते हैं। तो पीयूष ग्रंथि पर कहां पर, तो ये जाती है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में, पिट्यूटरी ग्लैंड। क्यों, क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड के दो भाग होते हैं,
एक होता है इंटीरियर, दूसरा होता है पोस्टीरियर। तो इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में जाती है और वहां से दो हार्मोन रिलीज करवाती है। एक का नाम है क्या, LH, और दूसरे का नाम है क्या, FSH। मतलब बोल सकते हैं हम लोग ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, और दूसरा क्या है, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो ये दोनों हार्मोन इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलेंगे और इन लोग जाएंगे, ये दोनों को हम लोग क्या बोलते हैं, गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। और ये दोनों जाते हैं और अपना काम करते हैं कहाँ पर, टेस्टिस के अंदर में। तो देखो क्या होते हैं टेस्टिस के अंदर में, कैसे काम करेंगे इन लोग वो भी जानते हैं। तो दो गोनेडोट्रोपिन हार्मोन रिलीज हुए, एक का नाम है क्या, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, दूसरे का नाम क्या है, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो ल्यूटिनाइजिंग जो हार्मोन होती है वो लिडिक कोशिकाओं पर कार्य करती है और एंड्रोजन के स्त्राव को नियंत्रण करती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको हम लोग एंडोक्राइन ग्लैंड वाले चैप्टर में भी पढ़े रहते हैं क्लास 11th में। तो याद रखना कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो होती है कौन से सेल पर काम करती है करके क्वेश्चन पूछेंगे तो लिडिक सेल पर, ठीक है। और इससे एंड्रोजन, या इसको हम लोग टेस्टोस्टेरोन भी बोलते हैं, ग्रुप ऑफ एंड्रोजन इज कॉल्ड टेस्टोस्टेरोन। तो एंड्रोजन हार्मोन का सिक्रेशन करती है कौन, ये लिडिक कोशिका, और इसको सिक्रेशन करने के लिए बोलता कौन है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ठीक है। अब ये एंड्रोजन जो हार्मोन रहती है स्पर्मेटोजेनेसिस या शुक्राणु जनन को उत्तेजित करता है। क्योंकि हम पहले भी देखे कि स्पर्मेटोजेनेसिस जो प्यूबर्टी के टाइम में शुरू होगा, और ये प्यूबर्टी के टाइम से शुरू होके मतलब स्टार्ट होकर वो लास्ट स्टेट तक, मतलब एक ओल्ड मेन के अंदर में भी स्पर्मेटोजेनेसिस होते रहता है। तो उस टाइम तक पूरा स्पर्मेटोजेनेसिस चलते रहेगा। तो शुक्राणु जनन को उत्तेजित करने का काम किसका है, एंड्रोजन का है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से समझ आया होगा। लेकिन शुक्राणु जनन को बनने के लिए उत्तेजित तो करता है, लेकिन पूरे प्रोसेस के लिए इसके लिए एक और हार्मोन के है ना, इसने क्या करता है, हेल्प लेता है। तो कैसे, तो दूसरा एक और हार्मोन है कौन सा, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो ये क्या करती है, तो ये सर्टोली कोशिकाओं पर कार्य करती है। तो शुक्राणु जनन के लिए आवश्यक कारकों के स्त्राव को उत्तेजित करते हैं। मतलब ये है ये लिडिक कोशिकाओं पर काम कर रही है, ये सर्टोली कोशिका पर जाके काम कर रही है। दूसरा उसके अलावा ये क्या काम करती है कि शुक्राणु जनन के लिए मतलब जो जो भी आवश्यक कारक की जरूरत पड़ती है, मतलब मियोसिस जब होते हैं तो उस टाइम में, तो उसको कंट्रोल करने का काम करती है। मतलब बोला जाए कि LH जो रहते हैं ये कहाँ जाएंगे, लिडिक सेल के पास में, लिडिक सेल, और यहां से एंड्रोजन हार्मोन को रिलीज करवाएंगे, हार्मोन को क्या करवाएगा, रिलीज करवाएगा कौन, LH। तो दूसरा FSH का क्या काम है, तो ये एंड्रोजन हार्मोन प्लस, है ना, यहाँ पर प्लस लिख रहा हूं मैं, प्लस एंड्रोजन हार्मोन प्लस FSH, ये दोनों मिलकर किसको कंट्रोल करते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस को कंट्रोल करते हैं। मतलब ये है कि जो एंड्रोजन हार्मोन अकेले शुक्राणु जनन को नियंत्रित नहीं करता, ये FSH के साथ में मिलकर करते हैं। तो मेरे ख्याल से इन दोनों का काम समझ आया होगा। यदि ऐसे फ्लो चार्ट में ऐसा देंगे क्वेश्चन को तो हमारे दोनों में याद होना चाहिए, क्योंकि ये एंडोक्राइन ग्लैंड वाले चैप्टर में भी आती है, तो वहां पर से भी हमें याद रखना चाहिए, और ऐसे ही होती है ये प्रोसेस, ठीक है। तो मेरे ख्याल से समझ आया होगा ये। इसके आगे और देखें। अब हम लोग स्पर्मेटोजेनेसिस टॉपिक के अंतर्गत शुक्राणु की संरचना, शुक्राणु दिखती कैसी है उसके बारे में हम लोग जानने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं एक, है ना, यहाँ पर डायग्राम दी है, उसमें देख सकते हैं हम लोग कि एंड पीस ये सब चीज जो है, ये हेड वाला पोर्शन रहती है, मिडिल पीस है, तो प्रिंसिपल है मतलब पीस होता है, उसमें टेल वाला पोर्शन होता है, यहाँ से यहाँ तक पूरा टेल वाला पोर्शन है, ये मिडिल पीस है, और ये वाला क्या, हेड। तो सबका यहाँ पर साइज भी दिया गया है, 5 माइक्रोमीटर, 5 माइक्रोमीटर, इधर 50 माइक्रोमीटर, ये वाला है ना 5 माइक्रोमीटर। इसके बीच वाले रीजन में देखो माइटोकॉन्ड्रिया दिखाई दे रहे हैं, इसके हेड वाले रीजन में एक्रोसोम दिखाई दे रहे हैं। तो इन सबके काम भी जानते हैं हम लोग। एनसीईआरटी के डायग्राम की बात करें तो एनसीईआरटी का डायग्राम ये है, क्योंकि शुक्राणु भी एक सेल होती है, और हम जानते हैं कि एनिमल सेल के आउटर लेयर में क्या रहती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक लेयर बना हुआ है, उसके जस्ट नीचे में एक्रोसोम का लेयर होती है, और इस एक्रोसोम को बनाए हुए रहती है गोल्जी अपरेटस, या बोल सकते हैं गोल्जी उपकरण जो रहती है यही बना के रखती है, या गोल्जी बॉडी भी बोलते हैं। वही एक्रोसोम का लेयर बना के रखी हुई रहती है। इसके जस्ट नीचे में क्या है, न्यूक्लियस है, मतलब केंद्रक है। यहाँ पर ये जो पार्ट होती है इसमें केंद्रक, एक्रोसोम लेयर और प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो सभी जगह है पूरे, क्योंकि पूरे सेल है इसीलिए। तो ये वाले पोर्शन में, हेड वाले पोर्शन में एक्रोसोम का लेयर है, दूसरा क्या है, न्यूक्लियस है, ठीक है। ये छोटा बीच में नेक होता है इसका,
उसके बाद में होती है मिडिल पीस। तो मिडिल पीस में एनर्जी देने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पर प्रेजेंट होती है करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो मिडिल पीस में माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होती है। उसके अलावा टेल की बात करें तो टेल जो रहती है सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट होती है, क्योंकि देख भी सकते हैं हम लोग यहाँ से, ठीक है। इसके आगे और देखें, एक परिपक्व शुक्राणु लगभग 60 माइक्रोमीटर 0.06 मिलीमीटर लंबा होता है। शुक्राणु एक प्लाज्मा झिल्ली से ढका होता है, मतलब जो ये यहाँ पर ऐसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन बने हुए हैं, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ऐसे कवरिंग रहता है इसका, ठीक है। तो इसके 3 पार्ट होते हैं, एक होता है कौन सा, ये होती है हेड, दूसरा होता है क्या, मिडिल पीस है, ठीक है, और तीसरा है टेल। तो ये 3 पार्ट में डिवाइडेड रहती है, बीच में एक छोटा सा नेक भी रहता है। तो ये ओवरऑल डायग्राम है, तो इसमें ABCD करके लेबलिंग देंगे। तो तीसरा है ना, यहाँ पर चौथा ऐसा पांचवा करके देंगे लेबलिंग। तो लेबलिंग वाले क्वेश्चन को बना देना है यहाँ से, ठीक है। इसके आगे और देखते हैं इसमें क्या है। शुक्राणु की संरचना की बात करते हैं और हम लोग, तो हेड वाले पोर्शन को पहले देखते हैं। तो हेड जो दिखता है वो अंडाकार दिखता है, मतलब ओवल शेप्ड दिखाई देते हैं, मतलब इस टाइप के ओवल शेप्ड दिखाई देंगे, अंडाकार आकार होगा। नाभिक और एक्रोसोम से बनता है, मतलब ये है कि इसमें 2 चीज होंगे, पहला कौन सा, न्यूक्लियस, और दूसरा कौन सा, एक्रोसोम। तो ये दोनों होती है। एक्रोसोम गोल्जी कॉम्प्लेक्स से बनता है, इसमें लाइटिक एंजाइम होते हैं। सिर के पीछे एक गर्दन है, मतलब सिर के जस्ट पीछे में गर्दन मतलब नेक है। उससे पहले एक चीज जानते हैं, इसमें लाइटिक एंजाइम होता है। लाइटिक एंजाइम का मतलब यहां पर ऐसा एंजाइम प्रेजेंट होता है जो आगे चल के जब सेकेंडरी oocyte या ओवम को फर्टिलाइज करना होगा उस टाइम में ये एंजाइम रिलीज करता है, ताकि वहां का कोरोना रेडिएटा लेयर जो है उसको तोड़ सके और उसके अंदर इंटर कर सके। इसीलिए लाइटिक एंजाइम वगैरह प्रेजेंट होते हैं किसमें, गोल्जी कॉम्प्लेक्स के अंदर में। तो एक्रोसोम के जो मतलब गोल्जी कॉम्प्लेक्स के अंदर जो एक्रोसोम का लेयर है उसमें, तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स या गोल्जी बॉडी ही एक्रोसोम को बनाई हुई रहती है और उसमें लाइटिक एंजाइम भरा हुआ रहता है, जैसे हेलुरिनिडेज एंजाइम भरा हुआ रहता है, तो वो तोड़ने का काम करती है। तो ये बात याद रखना है कि हेड वाले पोर्शन में क्या क्या होते हैं बोलेंगे तो नाभिक मतलब केंद्रक, और दूसरा कौन सा, एक्रोसोम, ठीक है। इसके आगे और देखें, मिडिल पीस की बात करते हैं। तो इसमें माइटोकॉन्ड्रिया और साइटोप्लाज्म से घिरे अक्षी फिलामेंट से बना होता है, मतलब एक्चुअल में ये यहाँ पर एक्सियल फिलामेंट्स वगैरह रहती है और माइटोकॉन्ड्रिया रहती है। यहाँ पर पहला माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा एक्सियल फिलामेंट वगैरह रहते हैं, फिलामेंट, ठीक है। तो देखो माइटोकॉन्ड्रिया है, तो माइटोकॉन्ड्रिया का क्या काम होता होगा, तो माइटोकॉन्ड्रिया शुक्राणु की गतिशीलता के लिए ऊर्जा उत्पादन करते हैं। तो ये क्या करता है, एनर्जी प्रोड्यूस करता है, एनर्जी प्रोड्यूस्ड। तो ये एनर्जी का प्रोडक्शन भी करते हैं, क्यों, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया का काम ही वही है, एनर्जी बनाना। तभी तो ऐसे वो टेल को एनर्जी मिलेगी, तभी शुक्राणु को आगे बढ़ने में मदद होगा। तो माइटोकॉन्ड्रिया का काम होता है एनर्जी प्रोड्यूस करना। एक्सियल फिलामेंट वगैरह भी प्रेजेंट होती है, और यहीं पर प्रेजेंट होती है क्या, यहीं पर प्रेजेंट होती है 2 टाइप के यहाँ पर सेंट्रियोल। एक होते हैं प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल प्रेजेंट होती है, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, और दूसरा यहाँ पर इस रीजन में होते हैं डिस्टल सेंट्रियोल। एक प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है, दूसरा डिस्टल सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है ना। और तो प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल का काम क्या होता होगा, तो प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल का काम होता है क्लीवेज करवाना, क्लीवेज कराना। कब क्लीवेज कराना, जब आफ्टर फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ पर एक चीज लिख देते हैं हम लोग, आफ्टर फर्टिलाइजेशन मतलब निषेचन के बाद जब ये स्पर्म जो है इंटर कर जाएगा किसमें, ओवम में या सेकेंडरी साइड में, तो उसके बाद में क्लीवेज या बोल सकते हैं हम लोग विदलन शुरू करवाने का काम किसका रहता है, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल का रहता है। तो ये बात भी जानना है, जो कहाँ पर रहती है, मिडिल पीस में ही रहती है, ठीक है। तो ये बात समझ आ गया होगा। उसके आगे और देखें, टेल वाले रीजन में देखें, एक केंद्रीय अक्षी फिलामेंट से मिलकर बनता है ना, केंद्रीय सेंट्रल एक्सियल फिलामेंट रहता है ये वाला, यहाँ से ये बीच में जो सेंट्रल एक्सियल फिलामेंट आया हुआ है इसी से मिलकर बना हुआ है। शुक्राणु पूंछ की लहरदार गति से तरल माध्यम और मादा जननांग पथ में चलता है, मतलब देखा जाए कि ये जो टेल रहती है उसी के माध्यम से, टेल इधर उधर इधर उधर ऐसे करेंगे तभी तो जाके स्पर्म जो रहेगा आगे बढ़ेगा, और उसके लिए एनर्जी प्रोवाइड करने का काम किसका रहता है, माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी देती है, तभी जाके प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, मतलब यहाँ पर से जो फिलामेंट वगैरह जो है सेंट्रियोल का, देखो सेंट्रियोल भी वैसे फिलामेंट से बना रहता है। तो अक्षी फिलामेंट जो रहती है, केंद्रीय अक्षी फिलामेंट जो ये ब्लैक कलर का दिखाई दे रहा है, उसी के द्वारा टेल बनती है और उसी के द्वारा वो पथ में चलते रहती है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से इस बात समझ आया होगा। इसके आगे और देखें,
है ना। और भी जानते हैं हम लोग इसमें कि मानव पुरुष द्वारा एक सहवास के दौरान लगभग 200 से 300 मिलियन शुक्राणुओं का स्खलन करते हैं। मतलब ये डाटा याद रखना है कि पर इजैकुलेशन, मतलब एक बार जब इजैकुलेट होता है, इजैकुलेशन, तो इजैकुलेशन में एक बार के इजैकुलेशन में लगभग 200 से 300 मिलियन, मतलब 20 से 30 करोड़ शुक्राणु जो है, 20 से 30 करोड़ शुक्राणु, या बोल सकते हैं शुक्राणु, या बोल सकते हैं इसी को स्पर्म जो है रिलीज होती है एक बार के इजैकुलेशन में। पर इजैकुलेशन कितने? 200 से 300 मिलियन, यानी कि 20 से 30 करोड़ शुक्राणु। तो सामान्य प्रजनन क्षमता के लिए कम से कम 60% शुक्राणुओं का आकार और आकृति सामान्य होना चाहिए। उनमें से 40% को तेज गतिशीलता वाला होना चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखा है एनसीईआरटी ने, क्या कि 60% ऑफ स्पर्म, मतलब 60% स्पर्म को क्या होना चाहिए? नॉर्मल शेप एंड साइज का होना चाहिए, नॉर्मल शेप एंड साइज का होना चाहिए। जबकि उसमें से भी 40% को, उसमें से ही 40% ना, अलग से 40% नहीं, तो उनमें से, देखो उनमें से बोल रहे हैं ना, किन में से? इसी 60% का 40%, इसी 60% के 40%, उनमें यहां पर लिख देता हूं, उनमें से 40% को वैग्रस मोटिलिटी वाला होना चाहिए, वैग्रस मोटिलिटी वाला होना चाहिए। मतलब बहुत तेजी से चलने वाला रहना चाहिए 40% को, तब जाके क्या होगा? तब जाके वो कैपेबल होगा, तब जाके क्षमताशील होगा स्पर्म जो है ओवम को फर्टिलाइज करने के लिए। तो हम लोग यहाँ से ना कैलकुलेट करके आंसर भी निकाल सकते हैं। कैसे? जैसे 20 से 30 करोड़ स्पर्म शुक्राणु बोल रहे हैं, उसमें से 20 से 30 करोड़ में से 60% बोलेंगे, तो जैसे 20 लेते हैं हम लोग, तो 20 का 60%, देखो 50% कितना हो जाएगा 20 का? तो 20%, देखो परसेंट कैसे निकालते हो, तो यहाँ पर 20 इंटू 60 डिवाइडेड बाई 100 ऐसा कर देंगे। तो इसको काटेंगे तो 6 दूनी क्या हो जाएगा? 12। तो 12 CR। और यदि हम 30 लेते हैं तो 30 इंटू 60 डिवाइडेड बाई 100 करेंगे, तो इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा? 18। तो 20 से 30 करोड़ स्पर्म में से 12 से 13, 12 करोड़ से लेकर 18 करोड़ जो होती है, 60% स्पर्म है। अब इतने का कितना परसेंट? 40%। तो हम ले सकते हैं 12 इंटू 40 डिवाइडेड बाई 100 करेंगे, तो इससे काटेंगे, और काटेंगे इसको 2 से, है ना, इसको 5 से काटेंगे, तो 12 दूनी 24 डिवाइडेड बाई 5 करेंगे, तो 12 5 चौक 20, है ना, फिर उसके बाद 5 अट्ठे 40, तो 4.8 CR से कितना? 18। तो 18 का भी 40% ले लेते हैं, डिवाइडेड बाई, है ना, 100 करेंगे, तो यहाँ से इसको काटेंगे, तो ये क्या कट जाएगा? 2 से, 5 से, 18 दूनी 36 डिवाइडेड बाई क्या? 5, तो 5 सत्ते 35, है ना, और एक बच जाएगा 5 दूनी 10, तो CR। तो ये जो है 4.8 CR से लेकर 7.2 CR जो रहती है, ये वैग्रस मोटिलिटी वाला होना चाहिए। मोटिलिटी मतलब ये जो है ना अत्यधिक चलनशील, मतलब अत्यधिक तेज गतिशील वाला होना चाहिए। कितना? 4.8 से लेकर 7.2 CR। जबकि 60% की हम जब बात करते हैं, मतलब ये जो है 12 से 18 करोड़, तो ये क्या होना चाहिए? नॉर्मल शेप एंड साइज का होना चाहिए, शेप एंड साइज। और इसी का नॉर्मल शेप एंड साइज का 12 से 18 करोड़ का 40% 4.8 से लेकर 7.2 CR होना चाहिए, वैग्रस मोटिलिटी वाले होना चाहिए। तो मेरे ख्याल से समझ आया होगा, है ना। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट डाटा लिखा है एनसीईआरटी ने, तो ये भी याद रखना है, ठीक है। इसके आगे और देखें। ठीक है, पहला तो हम लोग जान गए कि क्या स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में, कैसे होती है, कहाँ पर होती है और कब होती है, इन सब के बारे में हम लोग जान चुके। अगला हमें जानना है किसके बारे में? oogenesis, या बोल सकते हैं इसको हम लोग अंड जनन बोलते हैं, इसके बारे में हमें जानना है, ठीक है। तो देख सकते हैं अंड जनन कब स्टार्ट होती है, तो इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट की बात करें तो स्टार्ट इन IUL, मतलब इंट्रा यूटेरल लाइफ, मतलब जब कोई फीमेल चाइल्ड, या बोल सकते हैं फीमेल जो चाइल्ड है, वो बच्चे जो है जन्म से पहले डेवलप होते रहते हैं, किसमें? माता के गर्भ में, उसी टाइम में ही ये स्टार्ट हो गया रहता है oogenesis। और लगभग 2 मिलियन oocyte बना के रखते हैं यहाँ पर, प्राइमरी oocyte या oocyte सेल, oogonia सेल बोल सकते हैं, oocyte या बोल सकते हैं oogonia सेल, oogonia सेल ये इस टाइम बना के रखते हैं। और आफ्टर बर्थ ये बनता नहीं है, आफ्टर बर्थ नहीं बनेगा। तो पहले से, जन्म से पहले बन गए रहते हैं, जन्म के बाद में नहीं बनता, ठीक है।
तो जानते हैं हम लोग अंडजनन में क्या क्या चीजें होती है। तो ये डिम्ब का निर्माण और परिपक्वता है, मतलब क्या होती है, ओवम जो रहती है उसका निर्माण और उसके परिपक्वता की बात करते हैं अंडजनन में। ये ग्राफियन फॉलिकल में होती है। ग्राफियन फॉलिकल्स के अंदर में अंडजनन भ्रूणावस्था में शुरू होता है, जब अंडाशय के भीतर लाखों अंडा मां को सिकाएं ऊगोनिया सेल बना के रखती है। मतलब ये जो ऊगोनिया सेल है लगभग 2 मिलियन बन के रहती है, और जन्म के बाद कोई ऊगोनिया नहीं बनता। ठीक है, तो याद रखना है जन्म से पहले ही जब आईयूएल में रहती है, इंट्रा यूटेराइन लाइफ मतलब अंतः गर्भाशयी जीवन में, तभी बस बनी रहती है, बाद में ऊगोनिया सेल नहीं बनते। ठीक है, आगे देखें। ऊगोनिया प्राथमिक oocyte बनाने के लिए गुणन करता है। वे अर्धसूत्री विभाजन के प्रोफेज फर्स्ट में प्रवेश करते हैं और उस स्तर पर अस्थायी रूप से रुका हुआ रहता है। मतलब ये है कि जो oocyte रहते हैं, प्राइमरी oocyte जो है, प्राइमरी oocyte है ना, ये तो बन गए लेकिन अरेस्टेड रहते हैं, अरेस्टेड टिल प्यूबर्टी, टिल प्यूबर्टी मतलब यौनारंभ आने तक ये क्या रहते हैं, प्राइमरी oocyte अरेस्टेड रहते हैं। तो अरेस्टेड कहाँ पर रहती है, तो ये जो रहती है प्राइमरी oocyte, इसमें मियोसिस होना स्टार्ट हो गया रहता है। तो मियोसिस स्टार्ट होता है तो मियोसिस के प्रोफेज के डिप्लोटीन स्टेज में, प्रोफेज फर्स्ट के, मियोसिस फर्स्ट के, प्रोफेज फर्स्ट के डिप्लोटीन स्टेज में क्या रहती है, अरेस्टेड रहती है, यहीं पर अरेस्टेड रहती है। कब तक, प्यूबर्टी आने तक। ठीक है, इसको हम लोग देखेंगे भी, है ना। उससे पहले एक डायग्राम दिया गया है, उसको भी जानते हैं हम लोग। देखो यहाँ पर फॉलिकुलर सेल है, प्राइमोडियल फॉलिकल्स है, यहाँ पर प्राइमरी फॉलिकल्स में बदल गए। फिर उसके बाद में देखो यहाँ पर ओवरी है, ओवरी, ओवरी के में यहाँ टाइम से टाइम चेंज होते जा रहे हैं, तो फॉलिकुलर सेल का लेयर से लेयर बनते जाती है ऊपर में। फिर यहाँ पर देखो ये अंदर में प्राइमरी oocyte होती है, जिसके बाहर के ओर में फॉलिकुलर सेल का एक लेयर रहती है। उसके बाद में देखो प्राइमरी फॉलिकल बदल रही है, फॉलिकुलर फ्लूइड से भर रही है। फिर उसके बाद में फॉलिकुलर फ्लूइड के बाद में इसमें पोलर बॉडी, मतलब ये मियोसिस सेकंड कंप्लीट, मतलब एक्चुअल में फॉलिकुलर सेल जो रहती है यहाँ पर फ्लूइड बनती है, तो इनको हम लोग ऐसे नाम से जान सकते हैं। ये प्राइमरी फॉलिकल है, तो ये जो फॉलिकुलर सेल का लेयर बनाती है ये होती है सेकेंडरी फॉलिकल। तो सेकेंडरी फॉलिकल के बाद में बनती है टर्सरी फॉलिकल। तो टर्सरी फॉलिकल की पहचान ये है कि इसमें एक कैविटी रहती है, इसका नाम है एंट्रम। इस एंट्रम कैविटी में ये फॉलिकुलर फ्लूइड भरा हुआ रहता है। तो टर्सरी फॉलिकल्स के अंदर में, के अंदर क्या बनती है, के अंदर क्या बनती है, एंट्रम बनती है, एंट्रम। तो इसको भी याद रखना इंपॉर्टेंट है, ये एंट्रम किसमें दिखाई देती है, तो टर्सरी फॉलिकल में थीका लेयर्स रहते हैं, वहीं पर बनी हुई रहती है एंट्रम। यहाँ से देखो टाइम के साथ चेंजेस हो रहे हैं, यहाँ पर ओवुलेशन होता हुआ दिखाई दे रहा है। ओवुलेशन होने के बाद में ये जो है ओवम जो है प्रोड्यूस हो रही है प्राइमरी oocyte के रूप में, है ना। अब इसमें इसके ऊपर में और अलग से स्तर बन गए रहते हैं, जैसे कि हम बात करते हैं प्राइमरी oocyte कन्वर्ट हो गई रहती है किसमें, तो ये कन्वर्ट हो गई रहती है प्राइमरी oocyte सेकेंडरी oocyte में कन्वर्ट हो गई रहती है। और सेकेंडरी oocyte कब बोलेंगे, जब इसमें जूना पैलासोइडल लेयर और कोरोना रेडिएटर लेयर जो है ना, यहाँ पर आउटर लेयर में आ गए रहते हैं उस टाइम में। साथ में यहाँ पर मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि प्यूबर्टी आती है, प्यूबर्टी का मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल आएंगे उस टाइम में। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल आएंगे तो उस टाइम में ओवम रिलीज होती है, तो ये ओवम जो है सेकेंडरी oocyte के फॉर्म में ही रिलीज होती है, सेकेंडरी oocyte के फॉर्म में। तो ओवम के रिलीज होने को हम लोग ओवुलेशन बोलते हैं, और इससे पहले इसमें जेनुआ पेलेसोइडल लेयर और कोरोना रेडिएटर लेयर आ जाती है। बाद में जैसे ही ये फॉलिकल्स से निकलती है ये ओवम, उससे पहले यहाँ पर फॉलिकुलर जो सेल रहती है उसका अरेंजमेंट होता है। ये फॉलिकुलर सेल जो रहती है कार्पस ल्यूटियम में बदल जाती है, किसमें बदल जाती है, कार्पस ल्यूटियम में। अब यही कार्पस ल्यूटियम है ना टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड होती है, मतलब ये अस्थायी ग्रंथि होती है, अस्थायी अंतःस्रावी ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि है कौन, अस्थायी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है कौन, कार्पस ल्यूटियम। तो किसका सिक्रीशन करती है, तो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन रिलीज करती है, हार्मोन रिलीज करने का काम किसका है, इस कार्पस ल्यूटियम का। बाद में कार्पस ल्यूटियम जो होती है कार्पस एल्बिगेंस में बदल जाती है, जो येलोइश बॉडी रहती है। कुल मिलाकर फिर से चक्र जो है चलना शुरू हो जाता है। तो एक डायग्राम है, इन सब के बारे में अभी और हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, इसके आगे और देखें। प्रत्येक प्राथमिक oocyte प्राथमिक कूप बनाने के लिए ग्रेनुलोसा सेल की कोशिकाओं के परत से घिरा हुआ रहता है। मतलब जो प्राइमरी oocyte रहती है इसमें ग्रेनुलोसा सेल होती है, ये जो फॉलिकुलर सेल या ग्रेनुलोसा सेल इसी को बोलते हैं हम लोग, फॉलिकुलर सेल या ग्रेनुलोसा सेल लेयर, इसी से घिरा हुआ रहता है।
कई प्राथमिक फॉलिकल जन्म से यौवन तक के चरण के दौरान नष्ट हो जाते हैं। मतलब देखो यहाँ पर बहुत सारे लाखों रहते हैं, 2 मिलियन लगभग रहती है, उसमें से नष्ट होते रहते हैं। और यौनारंभ के समय तक आते आते प्रत्येक अंडाशय में करीब 60,000 से लेकर 80,000 प्राइमरी फॉलिकल ही बचे रहते हैं ना, ये बात याद रखना। यदि एक अंडाशय में इतना है तो 2 अंडाशय की बात करेंगे तो 1,20,000 से लेकर 1,60,000 तक क्या होती है, यहाँ पर फॉलिकुलर सेल्स रहते हैं। क्यों? क्योंकि 2 मिलियन से लेकर घटते घटते यौनारंभ तक, मतलब 11 से 12 साल के एज तक के, है ना, यौनारंभ के दौरान का मतलब यहाँ पर कितने साल, 11 से 12 साल के एज में यौनारंभ स्टार्ट होता है, मतलब प्यूबर्टी आती है, तो उस टाइम तक के एक एक अंडाशय में इतना सेल, फॉलिकुलर सेल बचा हुआ रहता है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट डाटा है, याद रखना। एक एक अंडाशय में इतना है, तो दोनों कोई बात करेंगे तो इतना हो जाएगा। ठीक है, इसके आगे और देखें, है ना, यहाँ पर वही जो बात वहां पर मैं यहाँ पर बताया है ना, यहाँ पर जो भी चीजें जो होती गई है उन सभी का यहाँ पर और एक्स्ट्रा बात बताया गया है कि कैसे कैसे होती है। देखें, डिम ग्रंथि कूप का विकास, मतलब ये बोल सकते हैं कि जो सेकेंडरी oocyte बनती या ओवम बनती, उसके विकास का जो पथ है कैसे होती है। देखो, तो प्राथमिक कूप वगैरह जो बनते हैं, मतलब प्राइमरी oocyte जो है कैसे बनती है। देखो, ये प्राइमरी oocyte है, इसके आउटर लेयर में ग्रेनुलोसा सेल है। कौन से सेल है? ग्रेनुलोसा सेल, या इसको हम बोल सकते हैं फॉलिक्यूलर सेल। तो फॉलिक्यूलर सेल का एक लेयर बन जाती है, इसमें प्राथमिक oocyte के चारों ओर ग्रेनुलोसा कोशिकाओं की एक परत बन गई, यानी कि फॉलिकुलर सेल की एक परत बन जाती है। ग्रेनुलोसा कोशिकाओं की अधिक परतें एक प्राथमिक oocyte के आसपास एक नया थीका बनाती है। मतलब ये है कि इसके बाहर की ओर में थीका सेल्स वगैरह लगी होती है, मतलब मतलब प्राइमरी oocyte के अंदर में ग्रेनुलोसा सेल का और लेयर बनते जाएगी, और उसकी वजह से यहाँ पर कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स वगैरह बनेंगे, जोना पेलुसिडा बनेगा प्राइमरी oocyte के चारों ओर, और इसके आउटर की ओर में थीका सेल्स बनती है। तो जो थीका सेल रहती है, 2 रहती है, थीका जो रहती है वो 2 रहती है, इसी में ही एंट्रम बनते हैं। तो देखो यहाँ पर देख सकते हैं, तीसरे में द्रव से भरी गुहा एंट्रम विकसित होती है। थीका परत आंतरिक थीका इंटरना और बाह्य थीका एक्सटर्ना बनाती है। मतलब बोल सकते हैं थीका सेल जो बाहर की ओर रहेगी वो थीका एक्सटर्ना बनाएगी, जबकि अंदर की ओर जो रहेगी थीका क्या बनाती है, इंटरना सेल बनाएगी। और यहाँ पर जो एंट्रम है ना, वो एक कैविटी होती है, इसी में फ्लूइड भरा हुआ रहता है। तो एंट्रम का जो पहचान है वो टर्सरी फॉलिकल की पहचान है, टर्सरी कूप, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फॉलिकल। तो टर्सरी फॉलिकल की पहचान होती है कौन, एंट्रम रहती है यहाँ पर टर्सरी फॉलिकल्स के अंदर में। तो वो बात हमेशा याद रखना है, जो थीका सेल का एक लेयर जो है अंदर की ओर रहेगा वो थीका इंटरना बनाएगी, आउटर वाले लोग थीका एक्सटर्ना बनाते हैं। ठीक है, और ये जो थीका इंटरना सेल है ना, थीका इंटरना, उसी से ही एस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज होते हैं। एस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज करने के लिए यहाँ पर कौन सी सेल होती है, थीका इंटरना सेल। थीका इंटरना सेल के द्वारा ही एस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज किया जाता है, और एस्ट्रोजन हार्मोन ही सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर लाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, मतलब हम बोल सकते हैं द्वितीयक लैंगिक लक्षण जो आती है वो किसकी वजह से आती है, एस्ट्रोजन हार्मोन की वजह से आती है। और एस्ट्रोजन हार्मोन को सिक्रीट करने के लिए सेल होते हैं कौन से, थीका इंटरना सेल से होती, थीका एक्सटर्ना सेल से नहीं होती, थीका इंटरना सेल से ही किसका कौन क्या रिलीज होता है, एस्ट्रोजन हार्मोन। लेकिन इससे पहले हम लोग देखे थे क्या, कि हम लोग देखे यहाँ पर देखो कॉर्पस ल्यूटियम जो है अस्थायी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है, और ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन रिलीज करती है। तो हम लोग पहले भी देखे थे ओवेरियन हार्मोन में 2 हार्मोन रिलीज किया जाता है, जिसको हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के टाइम में पढ़े थे कि ओवेरियन हार्मोन एक एस्ट्रोजन रिलीज होता है, दूसरा का प्रोजेस्टेरॉन। और कौन रिलीज करवाता है उसको भी जान गए हम लोग, तो कार्पस ल्यूटियम रिलीज करवाती है प्रोजेस्टेरॉन को, जबकि एस्ट्रोजन रिलीज किया जाता है किसके द्वारा, तो थीका इंटरना सेल के द्वारा किया जाता है। ठीक है, अब यही जो टर्सरी फॉलिकल होती है मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल में बदल जाती है, मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल्स, मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल में बदल जाती है कौन, ये जो टर्सरी फॉलिकल्स होती है वही। और ये पूरी तरीके से परिपक्व फॉलिकल्स दिखाई दे रहे हैं। इसमें प्राइमरी oocyte जो रहती है उसके चारों ओर जैसी लेयर घिरती है वो सेकेंडरी oocyte हो जाती है। तो यहाँ पर ये सेकेंडरी oocyte है, जैसे ही उसके ऊपर में कोरोना रेडिएटर लेयर, जोना पेलोसिडा लेयर आती है ना, तो जोना पेलोसिडा लेयर को,
है ना, सेकेंडरी oocyte के चारों ओर रहती है जूना पेलिसिडा लेयर और उसके बाहर की ओर रहता है कोरोना रेडिएटा लेयर। तो यही जो रहती बन जाती है और यहाँ पर बहुत सारे थीका एक्सटर्ना, थीका इंटरना, इंट्राम ग्रेनुलोसा सेल्स और कुमुलस ऊफोरस वगैरह बताए हैं जहां से वो जुड़ी हुई रहती है। कुमुलस ऊफोरस वो जगह है जहां से ओवुलेशन के टाइम में ओवम रिलीज होने वाले हैं। तो यहाँ पर कुमुलस ऊफोरस को भी याद रखना है। और देखो बात करें सेकेंडरी oocyte की, तो सेकेंडरी oocyte में क्या क्या चीजें हैं। तो सेकेंडरी oocyte जैसे मान लो अंदर में है, यहाँ पर सेकेंडरी oocyte SO लिख देता हूं। इसके बाहर की ओर में ये वाला जो लेयर रहता है वो होता है जोना पेलुसिडा लेयर है, जो एक्चुअल में नॉन सेलुलर होता है। नॉन सेलुलर, ये बात याद रखना है ना, कोई सेल का लेयर नहीं है, एक्सटेंशन होती है वो, इसीलिए नॉन सेलुलर लेयर। और इसके बाहर की ओर में ऐसे और भी सेल लगे हुए रहते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, कोरोना रेडिएटा लेयर। कोरोना रेडिएटा लेयर होती है, ठीक है। तो सेकेंडरी oocyte उसी फॉर्म में रिलीज होते हैं जब जोना पेलिसिडा और कोरोना रेडिएटा लेयर उसके बाहर की ओर होती है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से समझ आया होगा। इसके आगे और देखें, है ना, यहाँ पर और देख सकते हैं पूरा मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल्स के बारे में बताए हैं पूरा, है ना। यहाँ पर जो भी स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं इसको हम लोग पढ़ चुके हैं। इसमें हम लोग ग्रेनुलोसा सेल्स के बारे में बात किए, कुमुलस ऊफोरस के बारे में बात किए। तो इसका थ्योरी देखते हैं क्या लिखा है। तृतीयक कुप में मतलब टर्सरी फॉलिकल में प्राथमिक अंडाणु बढ़ता है और एक बड़ा अगुणित द्वितीयक अंडाणु और एक छोटा पहला ध्रुवीय बॉडी बनाने के लिए असमान अर्धसूत्री विभाजन करते हैं। मतलब ये है कि टर्सरी फॉलिकल जो मतलब रहती है उसके अंदर में यहाँ पर क्या रहते हैं, प्राइमरी oocyte जो रहती है सेकेंडरी oocyte में बदल जाती है और यहाँ पर एक फर्स्ट पोलर बॉडी बनते हैं। क्या बनते हैं यहाँ पर, फर्स्ट पोलर बॉडी, और ये क्या होती है, सेकेंडरी oocyte। सेकेंडरी oocyte, और हम लोग देख सकते हैं सेकेंडरी oocyte यहाँ पर दिखाई दे रहा है और इसी के साइड में बना हुआ रहता है क्या, तो यहाँ पर बना हुआ है फर्स्ट पोलर बॉडी। तो फर्स्ट पोलर बॉडी जो होती है ऐसा कुछ भी काम नहीं है, तो क्या हो जाती है, डी जनरेटेड हो जाती है, डीजनरेट हो जाती है, नष्ट हो जाती है। बाकी सेकेंडरी oocyte जो रहती है वो बची हुई रहती है। तो यहाँ पर असमान अर्धसूत्री विभाजन लिखा है एनसीईआरटी ने। तो असमान का मतलब ये है कि दो सेल तो बनेंगे, मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट हो जाएगा प्यूबर्टी में। देखो क्या था, मियोसिस फर्स्ट जो स्टार्ट था, है ना, स्टार्ट हुआ था कब, आईयूएल में, इंट्रायूटेरिन लाइफ में। वो प्यूबर्टी आने पर, प्यूबर्टी आने पर क्या होती है, अरेस्ट, प्यूबर्टी आने पर कंप्लीट हो जाती है। प्यूबर्टी आने पर क्या हो जाती है, कंप्लीट, ठीक है, आने पर क्या हो जाती है ये कंप्लीट। तो कंप्लीट होने के बाद में वो क्या बनाती है, तो एक बनाती है सेकेंडरी oocyte और दूसरा बनाती है क्या, फर्स्ट पोलर बॉडी। तो फर्स्ट पोलर बॉडी क्या हो जाता है, डीजनरेट, सेकेंडरी oocyte बनती है और सेकेंडरी oocyte में फिर से क्या शुरू हो जाता है, तो यहाँ पर शुरू होगा मियोसिस सेकेंड, और ये भी अरेस्टेड रहेगी। कैसे, तो जैसे मियोसिस फर्स्ट में कहाँ पर, तो मियोसिस फर्स्ट के प्रोफेज, फर्स्ट के डिप्लोटिन स्टेज में, डिप्लोटिन स्टेज में क्या रहती है, अरेस्टेड, अरेस्टेड। तो अरेस्टेड रहती है डिप्लोटिन स्टेज में, जो प्यूबर्टी आने पर कंप्लीट होती है। तो ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि मियोसिस फर्स्ट oogenesis के टाइम में कब कंप्लीट होता है, तो प्यूबर्टी आने के टाइम में कंप्लीट होता है और उस टाइम में फिर सेकेंडरी oocyte बनते हैं और फर्स्ट पोलर बॉडी बनती है। और जो अनइक्वल टाइप ऑफ अर्धसूत्री विभाजन होते हैं, मतलब ये ज्यादा बनेगा और एक छोटा सा रिड्यूसिंग ऐसा बनेगा, तो ये क्या हो जाते हैं, डीजनरेट। इसमें फिर से मियोसिस सेकेंड होता है। तो मियोसिस सेकेंड का मतलब यहाँ पर बहुत सारे स्टेजेस आते हैं, प्रोफेज सेकेंड, मेटाफेज सेकेंड, एनाफेज सेकेंड, टीलोफेज सेकेंड। तो ये मेटाफेज सेकेंड में फिर से क्या रहती है, अरेस्टेड। और कब तक अरेस्टेड रहेगा, टिल फर्टिलाइजेशन, मतलब निषेचन से पहले तक क्या रहती है, निषेचन तक रुकी हुई रहती है। मतलब मियोसिस सेकेंड तभी कंप्लीट होगा जब निषेचन होगा, मतलब जब कोई स्पर्म जब इंटर कर जाएंगे ओवम के अंदर में, तो ओवम के अंदर जाने के बाद में मियोसिस सेकेंड जो है कंप्लीट होती है। तो मेरे ख्याल से पूरा बात समझ आया होगा, है ना। और इसके आगे और देखते हैं हम लोग, एक और बात है यहाँ पर। तो द्वितीयक oocyte जो प्राथमिक oocyte के पोषक तत्व से भरपूर साइटोप्लाज्म को बरकरार रखता है। मतलब जो प्राइमरी oocyte के अंदर में जो है ना, मतलब प्राइमरी oocyte के अंदर में जो साइटोप्लाज्म रहते हैं उसी को सेकेंडरी oocyte भी अपने अंदर बरकरार रखता है। यह अज्ञात है कि पहला ध्रुवीय पिंड आगे विभाजित होता है या नष्ट होता है, मतलब अभी तक पता नहीं है, लेकिन हम लोग इसको डीजनरेट मान के चलते हैं कि फर्स्ट पोलर बॉडी जो होता है क्या हो जाता है, डीजनरेट हो जाती है, ठीक है। इसके आगे और देखें,
है ना। ये वही बात बता दिया, टर्सरी फॉलिकल जो होती है अगले जो है परिपक्व या मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल्स में बदल जाती है। द्वितीयक oocyte एक नई झिल्ली जोना पेलुसिडा बनाता है। ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि याद रखना, जोना पेलुसिडा लेयर कब बनती है, ये याद रखना। तो जोना पेलुसिडा जो लेयर होती है वह एक नई झिल्ली का जो निर्माण करती है वह सेकेंडरी oocyte या बोल सकते हैं द्वितीयक oocyte में बनती है। द्वितीयक oocyte एक नई झिल्ली का निर्माण करती है जिसका नाम है क्या, जोना पेलुसिडा लेयर, है ना, इसको याद रखना है। इसके आगे देखें, ग्रेफियन कूप अब अंडाशय से द्वितीयक oocyte डिम को छोड़ने के लिए फट जाता है, इसे ओवुलेशन कहा जाता है। मतलब हम बोलेंगे कि ग्रेफियन फॉलिकल जो रहती है, ये ग्रेफियन फॉलिकल ओवरी से जब रिलीज करना रहेगा, है ना, ओवरी से रिलीज होती है ओवम, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, ओवुलेशन। तो उस टाइम में सेकेंडरी oocyte के फॉर्मेट में क्या होती है, ओवम रिलीज होती है, और इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, ओवुलेशन बोलते हैं। ठीक है, तो ये बात भी याद रखना है हमें। ठीक है, इसके आगे और देखें, है ना। ओवरऑल हम लोग जानते हैं यहाँ पर क्या क्या चीज हुआ। तो यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग, ये क्या है, ओगोनिया सेल है। ओगोनिया सेल जो कितने एन कंडीशन में रहती है, 2n कंडीशन में रहती है। ठीक है, कौन से कंडीशन में, 2n कंडीशन में। 2n कंडीशन में रहते हैं कौन, ओगोनिया सेल। द्विगुणित होती है, 46 क्रोमोसोम है इसके पास में। माइटोसिस होगा भ्रूणी अवस्था में, मतलब माइटोसिस मतलब इसके जो नंबर रहेंगे वो बढ़ेंगे, तो भ्रूणी अवस्था में माइटोसिस होगा, उससे क्या बनेंगे, प्राइमरी oocyte बनेंगे। तो इसका हम बोलेंगे क्या, प्राइमरी oocyte। तो प्राइमरी oocyte बन गया, आकार में बढ़ेंगे, अब आकार में थोड़ा से बढ़ रहे हैं यहाँ पर। फिर उसमें मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट होगा ओवुलेशन से पहले, तो मियोसिस फर्स्ट जो है कंप्लीट होके यहाँ पर ये बना देती है सेकेंडरी oocyte बना दिया। सेकेंडरी oocyte जो है यहाँ पर देखो, यहाँ से माध्यमिक oocyte और पहला ध्रुवी प्रिंट बनता है। मतलब ये है कि प्राइमरी oocyte पहले माध्यमिक oocyte बनाएगा, मतलब ये बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पर सेकेंडरी oocyte डायरेक्ट नहीं बनेंगे, यहाँ पर बीच में oocyte ऐसे बनेगा जो क्या रहेंगे, एन कंडीशन वाले रहेंगे। तो इसको ही हम लोग बोलते हैं, ये प्राइमरी oocyte है, प्राइमरी oocyte। और यहाँ पर क्या है, फर्स्ट पोलर बॉडी, फर्स्ट पोलर बॉडी। अब इसमें मियोसिस सेकंड स्टार्ट हो जाता है, तो मियोसिस सेकंड यहाँ से क्या हो गया, मियोसिस सेकंड स्टार्ट हुआ। यहाँ पर तक क्या था, मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट हुआ था, और उसके बाद में मियोसिस सेकंड चालू होता है। निषेचन के दौरान अर्धसूत्री विभाजन सेकंड कंप्लीट होता है, ऊटिड डिम एन और दूसरा ध्रुवी प्रिंट बनती है। तो यहाँ पर देखो, ये ऊटिड या बोल सकते हैं हम लोग सेकेंडरी oocyte या यही क्या है, यही ओवम होती है। तो ये क्या है, ओवम, और दूसरे नंबर में क्या बनती है, सेकेंड पोलर बॉडी। ठीक है, तो ये भी डिजेनरेट हो जाती है, ये बन जाती है। और निषेचन के दौरान, है ना, निषेचन के समय में मियोसिस सेकंड कंप्लीट होता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है ना, कि मियोसिस सेकंड कब कंप्लीट होती है। तो मियोसिस सेकंड, है ना, कब कंप्लीट होगी, तो निषेचन के दौरान कंप्लीट होती है, जानते हैं। ठीक है, तो ये वाला लेयर है, ये सब चीज़ ऐसे बनती हुई आती है, और ये सब IUL से शुरू हुई रहती है, लास्ट में निषेचन हो जाता है, तब जाके मियोसिस सेकंड कंप्लीट होता है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से समझ आया होगा ये भी। इसके आगे और देखें, इसमें हम लोग इसका स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। तो ये गोलाकार होता है, गैर गतिशील, मतलब बोल सकते हैं ये चलनशील नहीं रहती, जैसे स्पर्म चलता है वैसे ओवम नहीं चल सकती, गोलाकार होती है। जबकि स्पर्म जो है अंडाकार रहता है, उसका हेड वाला पार्ट, है ना। आकार व्यास में लगभग 0.2 मिलीमीटर होता है। डिम में 3 झिल्ली होती है, प्लाज्मा झिल्ली, ओलेमा, अंतरम परत होती है, जोना पेलोसिडा प्लाज्मा झिल्ली के लिए बाहरी, कोरोना रेडिएटर लेयर फॉलिकुलर कोशिकाओं से बनी बाहरी परत होती है। तो ऐसे इन परतों से ये घिरी हुई रहती है। जैसे देख सकते हैं हम लोग, यहाँ पर कोरोना रेडिएटर लेयर है, अंदर में न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है, फर्स्ट पोलर बॉडी जो बना हुआ था सेकेंडरी oocyte के साथ में, फर्स्ट पोलर बॉडी वो डीजनरेट हो जाती है और रहती भी है ना, किसी किसी में डीजनरेट हो जाती है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक लेयर है, जोना पेलोसिडा का लेयर है, नॉन सेलुलर लेयर होती है कौन, जोना पेलोसिडा, जबकि कोरोना रेडिएटर सेलुलर लेयर होती है। ये दोनों को भी जानना है हमें। ठीक है, इसके आगे और देखें, यहाँ पर कंपैरिजन किया गया है स्पर्मेटोजेनेसिस एंडोजेनेसिस का, है ना। ऑकर्स इन टेस्टिस, टेस्टिस के अंदर होती है, ये ओवरी के अंदर में होती है ना। लिमिटेड ग्रोथ फेज होती है इसमें, इलाबोरेटेड ग्रोथ फेज, मतलब इसमें क्या होता है, इसमें ज्यादा ग्रोथ होने के चांस नहीं है, लगातार डिवीजन होते रहते हैं, और इसमें क्या रहते हैं, ग्रोथ फेजेस आते जाते हैं। तो इसमें ना ग्रोथ फेज सबसे ज्यादा लंबा होता है। ठीक है, ईच प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट गिव्स द 4 स्पर्म, एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 4 स्पर्म बनते हैं, जबकि इसमें ईच प्राइमरी oocyte गिव्स ओनली 1 ओवम। जैसे कि हम लोग प्लांट्स के अंदर में भी हम लोग रिप्रोडक्शन जब देखे थे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, तो वहां पर भी क्या होता था कि जहां वहां पर भी ओयूल जब फॉर्मेशन होती है तो एक ही बचती है, मतलब
4 रहते हैं, उसमें से 3 डीजनरेट हो जाते हैं, सिर्फ एक ही बचती है। वैसे ही यहाँ पर भी ओवम में क्या होते हैं, 4 बनते हैं लेकिन 3 क्या हो जाते हैं, डीजनरेट, एक ही बस बचती है। ठीक है, नो पोलर बॉडी फॉर्मेशन, पोलर बॉडी नहीं बनते, इसमें पोलर बॉडी बनती है। बीइंग एट प्यूबर्टी एट द एक्सटेंड अप टू द सेनिलिटी, मतलब ये है कि प्यूबर्टी से शुरू होकर पूरे जीवन पर्यंत चलेगी, जबकि ये क्या है, ये बचपन से शुरू होती है एम्ब्रियोनिक स्टेज से लेकर, और लगभग 50 साल के एज के बाद में ये क्या हो जाती है, रुक जाती है, क्योंकि उस टाइम में मेंस्ट्रुअल साइकिल आना बंद हो जाता है ना, मतलब मीनोपॉज कंडीशन हो जाता है, तो ओवम रिलीज बनना, ओवम रिलीज होना बंद हो जाता है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से समझ आया होगा, है ना। तो आज की क्लास में हम लोग गेमेटोजेनेसिस के बारे में जाने हैं, है ना, बहुत सारे चीज, इसको हम लोग देखकर हम लोग प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, और भी नए नए क्वेश्चन फॉर्म कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से समझ आया होगा। तो हम लोग अभी तक 3 टॉपिक के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और आज हम लोग देखे थे क्या, गेमेटोजेनेसिस के बारे में। अगला जो हमारा क्लास रहेगा वो मेंस्ट्रुअल साइकिल के ऊपर में रहेंगे, मतलब मासिक चक्र कैसे आती है और उनके लिए क्या हार्मोनल चेंजेस होते हैं, उन सब के बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, और आज की जो क्लास है इनका पीडीएफ यदि हमें चाहिए तो इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, सेम क्लास का पीडीएफ फॉर्मेट में मिलेगा आपको। नीट जोन के डब्ल्यूडी क्लासेस को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट वगैरह करना है ना, चूंकि ये स्पेशली बच्चों के लिए बनाया गया है क्लास, तो बच्चों को है ना हमसे प्यार चाहिए, हमारा प्यार हम तो दे ही रहे हैं यूट्यूब के माध्यम से, और आप लोग अभी प्यार चाहिए लाइक, कमेंट एंड शेयर के माध्यम से, सब्सक्राइब करके रखना है सभी बच्चों को। ठीक है बच्चों, थैंक यू।